एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से गंभीरता पूर्वक करते रहिए, ठीक है। ये आपको समझना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ना। उचित अनुचित आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसे किस टाइप से करनी चाहिए। तो आपका जैसे एमसीक्यू पीवाईक्यू डेली 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड कराए जाते हैं। और हमेशा आप भी कभी भी करें पढ़ें तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ें। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम, आपका हर एक का एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें, ठीक है। आप हमेशा अपनी तैयारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड करें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। आप जो भी क्लास कंटेंट मटेरियल आपको दिया जाता है उसको को रिलेट करें अपने एमसीक्यू पीवाईक्यू सीरीज से। तो यहाँ पर आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ये बेहतर है कि आपको यहाँ पर डेली एमसीक्यू पीवाईक्यू तो कराए ही जाते हैं 10 एग्जाम ओरिएंटेड क्लास फिनिश होने के बाद, उसके बाद ताकि आप एनालिसिस कर सकें। उसके बाद जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है वहाँ पर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपका टेस्ट होता है, ठीक है। वो चाहे मैथ हो, जैसे एसएससी जीडी की क्लास है ये, तो वहाँ पे मैथ हो, रीजनिंग हो और इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल जिन बच्चों का है उनके लिए भी, और जीएस जीके का भी टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मालूम है और इन पर अच्छे से कमांड करके चलना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हर सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे और जो कि 40 मार्क्स के आपको हर एक सेक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं जी, जैसे कि आपका ये एमसीक्यू पीवाईक्यू कर रहे हैं, इस पर अच्छे से समझते हैं किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम ओरिएंटेड, और हमें 360 डिग्री से कैसे क्वेश्चन को कैचअप करना है और किस तरह से हमें पकड़ना है कि हम क्वेश्चन को आसानी से पकड़ सकें, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखने से पहले ये नहीं कि अरे क्वेश्चन देख लिया ऑप्शन आता है आगे बढ़ गए। यहाँ से हम कितने टाइप से को इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं और क्या क्या कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी आपको समझ विकसित होनी चाहिए, ठीक है। तब एक बेहतर तैयारी होती है। और 50,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, वर्दी पहनना है बस, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये आपके 4 ऑप्शन है। इनमें से आपको जो मालूम होगा आप जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। बाकी आप लोग भी अपना पेन कॉपी लेके जरूर बैठें। मैंने बताया है कि क्लास टेस्ट सीरीज़ की जो भी मैं नोटबुक बना रखा हूँ उसमें आप जो भी मैं कंटेंट कराता हूँ एमसीक्यू पीवाईक्यू सीरीज़, वहाँ पर आप इसका नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। चलो देखो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। आप जरूर बताएं इनमें से कौन से ऑप्शन होंगे, ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है। देखो पहले इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। बात करेंगे संविधान सभा, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद रखना 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, पहली बैठक होती है, ठीक है। इस पहली बैठक में ध्यान रखना, इस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे बनाया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष। मीन्स 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। उस संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया जाता है, वो भी टेम्पररी मीन्स अस्थायी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में बुजुर्ग नागरिक होते हैं, वरिष्ठ नागरिक होते हैं। इस वजह से इन्हें सम्मानित करने के लिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पहला संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। बात करें ये प्रथा कहाँ से ली गई है, तो ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है बट आपको मालूम होना चाहिए कि तो ये प्रथा फ्रांस के संविधान से लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि आप भी जैसे घर पे कोई काम करते हैं, घर पे कोई काम करते हैं, आपके माता पिता या आप भी बड़े होंगे तो भी आप कोई काम करते हैं, जैसे आप हैं आप कोई काम करेंगे तो अपने बड़े से क्या करते हैं, सलाह मुशायरा करते हैं कि नहीं, तो उसी तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगली डेट याद रखना, हम बात करें यहाँ पर 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में, किसे, स्थायी अध्यक्ष के रूप में, बहुत अच्छे से समझना, स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नामित किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। कौन अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे ही अपने की पॉइंट्स नोट्स बनाते रहें, उसी तरह नोट्स, ताकि ये कवर होते चले ना, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, परमानेंट
कौन होते हैं? तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ठीक, यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 13 दिसंबर जो अस्थाई अध्यक्ष, उनका नाम पूछ सकता है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। इस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो परमानेंट की बात करता है, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष की बात करता है तो वो राजेंद्र प्रसाद होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना कि ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो ठीक, क्लियर, ये इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। ठीक, यहाँ से एक पॉइंट्स और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके ऑप्शन में है। तो मैंने कहा है कि ऑप्शन में आपको 360 डिग्री एंगल से आपको देखना है, समझना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखो, हम अगर बात करें, यहाँ पर समझना है 13 दिसंबर 1946, यहाँ पर आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। कब पेश किया है? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, यही आगे जाकर प्रस्तावना का आधार बनता है। क्या बनता है? प्रस्तावना का आधार बनता है, प्रियम्बल, प्रस्तावना का आधार बनता है। ठीक है, यहाँ से ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप चाहें तो आपका जो क्लास में टॉपिक कवर कराया गया है प्रियम्बल इंडियन पॉलिटी में, तो वहाँ पर आप ये टॉपिक होमवर्क के रूप में नोट कर सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है ना, चलो ठीक, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जो कि ये आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बनता है। ठीक है, यहाँ से बोलो, ये टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर आप हम क्वेश्चन की ओर आए, देखो यहाँ पर आपको समझना है कि अगर हम क्वेश्चन की ओर आए तो क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि संविधान सभा, बहुत अच्छे से समझना, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर और सरदार पटेल। देखो, यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए कि जो इसके अध्यक्ष थे, बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ से पॉइंट क्लियर है। ठीक, हम और भी ऑप्शन को क्लियर करेंगे। मैंने कहा है आप तैयारी करें, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करें, बट 360 डिग्री एंगल में आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर हम चर्चा करें कि जवाहरलाल नेहरू, तो मैंने बताया है कि 13 दिसंबर 1946, इसीलिए मैंने कहा चर्चा करना अति आवश्यक है। 13 दिसंबर 1946 को ये क्या करते हैं? ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं, जो कि आगे जाके प्रस्तावना का आधार बनती है। ठीक है, यहाँ पर अगले सी ऑप्शन पे चलें, सी ऑप्शन पे चर्चा करें तो BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये क्या होते हैं? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को, स्पेशली आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर अब होमवर्क लिखिए SW, और यहाँ पर जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी बताया गया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के विषय में ये आपको मालूम होना चाहिए, और ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ है, ये यहाँ से ये सब सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये तैयारी करने की स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कल जब लास्ट में 10 MCQ PYQ होंगे। ठीक है, चलो अगर हम बात करें सरदार पटेल, तो सरदार पटेल की बात करें तो सरदार पटेल यहाँ पर क्या होते हैं? राज्यों का एकीकरण, मीन्स राज्यों का एकीकरण कराने में इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किनकी? सरदार पटेल की। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे आया, देखो इसीलिए कहते हैं कि तैयारी आप अच्छे से करें। अगर आप तैयारी अच्छे से आपकी होती है तो आप एक बेहतर अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका मेंटर आपको कैसे ट्रीट करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप जैसे SSC GD की तैयारी कर रहे हो तो आपको SSC GD के एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको सारी चीज़ें लपेटना है। ठीक, ये नहीं कि आप अनर्गल कहीं दूसरी जगह से, मीन्स आप एग्जाम में ओरिएंटेड वो टॉपिक आपका नहीं है फिर भी आप कवर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं देखनी है। ठीक, यहाँ से अब देखो जैसे बात आया सरदार पटेल की, सरदार पटेल बहुत अच्छे से समझना, सरदार पटेल, देखो अब सरदार पटेल से आपको ये चीज़ें मालूम है कि कभी कभी पूछ लेता है राज्यों का एकीकरण,
राज्यों का एकीकरण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, सरदार पटेल की। ठीक है, चलो ये पॉइंट्स आप याद रखना, ये वाला पॉइंट्स आपको पेपर में आपसे पूछ सकता है। बट यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है, अब यहाँ पर स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी के विषय में आपको जैसे स्टैटिक जीके में आपको लोगों को कराया गया है, एक टॉपिक पूरा कवर कराया गया है। ये बाइलिंगुअल क्लास कराई गई थी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे आपको बताया गया था, तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में है, सरदार पटेल के विषय में है ना, वल्लभ भाई पटेल के विषय में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमसे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैचू जो बना हुआ है ना, याद रखना, स्टैचू हिंदी में प्रतिमा, जो इनकी प्रतिमा बनी हुई है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से एक होमवर्क आपका मिल रहा है, वो टॉपिक आप कवर करें, ये एक होमवर्क है। अब देखो आप इतना आपके माइंड में नहीं रिवीजन का वो आएगा कि हम ये चीज़ें रिवीजन करें कि ना करें, क्योंकि आप पढ़ते चले जा रहे हैं, आप तो सिलेबस कवर कर रहे हैं ना, आपका अच्छे से यहाँ पर MCQ PYQ हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बट ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कभी कभी एग्जाम में हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी से आपको ध्यान रखना है कि मुझे स्टैचू ऑफ यूनिटी की इसकी कितने मीटर लेंथ है, ठीक है, इसकी संपूर्ण कितनी लेंथ है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, ठीक, ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस नदी के पास लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी हैं। तो यहाँ पर इनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, आयरन मैन, आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीज़ें आपको कराई गई हैं।